हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। संधि से पहले हमने वर्णमाला पढ़ी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हैं वह देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। संधि। संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषाएं समझ ली हैं। आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा स्वरों के बारे में, जो हम पहले भी जान चुके हैं वर्णमाला में। स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखिए स्वर संधि में क्या होगा, 11 का मेल 11 से होगा, अर्थात जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वह कोई इन 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है, और दूसरे शब्द का जो शुरू का वर्ण होगा वह भी 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण है एक, रवि प्लस इंद्र। ठीक, अब पहला शब्द है रवि और रवि का अंतिम वर्ण है ई, इंद्र का शुरू का वर्ण भी है ई, यानी कि इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है। ये भी 11 में से एक है और ये भी 11 में से एक है। ठीक है, तो इसी तरह के जो उदाहरण हैं इसमें आएंगे स्वर संधि में। स्वर संधि में हम बात करते हैं इसके भेदों की, तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हम संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन 5 भेदों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा को पढ़ने से पहले हम दीर्घ संधि को समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा हमें अपने आप ही आ जाएगी। अब देखिए दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक, तो दीर्घ संधि में क्या होगा, 2 स्वर वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, अर्थात बड़े हो जाएंगे। अब जो दीर्घ वर्ण होते हैं पहले तो उनको समझ लेना है कि दीर्घ वर्ण कौन है स्वरों में। ठीक है, देखिए दीर्घ वर्ण जैसे कि एक होता है आ, बोलते नहीं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा अर्थात दीर्घ, बड़ा लगा करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। इनके अलावा किसी भी स्वर को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि बड़ा ए, बड़ा ओ, उसको हम बड़ा ए नहीं पढ़ते हैं। ये जो होता है ये क्या है, बड़ा ए नहीं है, इसको हम बोलते हैं आई। ये क्या है, आई। और ये हम इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ा ओ। बड़ा ओ नहीं है, ये है औ। ठीक है, बड़ा लगा करके हम केवल इन 3 को ही पढ़ते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो ये 3 ही हैं दीर्घ संधि में। अब दीर्घ संधि में क्या होगा, यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे वाले शब्द का शुरू का वर्ण ए या आ हो। पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और दूसरे वाले शब्द का शुरू का वर्ण भी ए या आ हो, तो इन्हें मिलाकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ अर्थात बड़ा आ हो जाएगा। और यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो और दूसरे वाले शब्द का शुरू का वर्ण छोटी या बड़ी हो,
यानी कि समान होने चाहिए। इन दोनों में से कोई हो इधर और इधर भी इन दोनों में से कोई एक हो, तब मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ी। और तीसरी स्थिति होती है पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और दूसरे वाले शब्द का शुरू का वर्ण भी यही हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो इन दोनों को मिला करके ही दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ा हो जाएगा। ये हैं 3। इनके अलावा एक वर्ण स्वर आता है संस्कृत में, बड़ा ऋ, ठीक है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, ऋ होता है हिंदी में, ऋ, और इधर भी ये ऋ आ जाए, ठीक, इधर भी ऋ, इधर भी ऋ। अब इस तरह की कंडीशन हो, ऐसा कोई शब्द आ जाए, हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है लेकिन कुछ संस्कृत के शब्द भी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे तो बड़ा ऋ होता है, ये है बड़ा ऋ, यहाँ पर ये एक इस तरह से छोटी सी मात्रा लगाई जाती है, ये बड़े ऋ की पहचान होती है, तो यहाँ पर बड़ा ऋ हो जाता है। ये थी दीर्घ संधि की कंडीशन, स्थितियाँ। अब जान लेते हैं इसकी परिभाषा दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की परिभाषा होगी जब ए, ई, उ, ऋ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ बड़ा, ए, ई, उ, ऋ छोटे हों अथवा बड़े हों, ठीक है, के बाद अर्थात इनके बाद क्रमशः यही वर्ण आए तो इनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अर्थात बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनको उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, स्वर संधि में दीर्घ अर्थात बड़ा, तो इसमें क्या होगा, इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है एक, धन प्लस अर्थी। धन का अंतिम वर्ण ए है और अर्थी का शुरू का वर्ण ए है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उस पर कोई मात्रा नहीं है, उसमें कोई हलंत भी नहीं लगा है, अर्थात वह पूरा है, तब उसमें लास्ट में ए छिपा होता है। तो धन में क्या है, लास्ट में ए। यहाँ पर भी ए है और इधर भी ए है। ए और ए मिल कर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा, धनार्थी। एक उदाहरण ये हो गया दीर्घ संधि का। और एक शब्द है रवि प्लस इंद्र। रवि का जो लास्ट का वर्ण है ये ई है और इंद्र का शुरू का वर्ण भी ई है, तो इन्हें मिला करके हो जाएगी बड़ी। छोटी और छोटी मिला करके बड़ी ही। अगर इधर मान लीजिए छोटी होती, इधर बड़ी ही होती, तब भी बड़ी ही बनता। यहाँ भी बड़ी और यहाँ भी बड़ी ही होती, तब भी बड़ी ही बनता, ठीक है। तो ये हो जाएगा रविंद्र। यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा आ गई वह पर। उदाहरण है आगे, भानु प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो इन दोनों को मिला करके हो जाएगा बड़ा ऊ। अर्थात यहाँ पर न पर छोटे की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। क्या हो जाएगा, भानुदय। और उदाहरण है गिरी प्लस ईस। गिरी में छोटी है लास्ट का वर्ण, ईस का जो शुरू का वर्ण है बड़ी है। छोटी और बड़ी मिला करके भी बड़ी ही बनेगी। क्या हो जाएगा, गिरीश। यहाँ पर रह पे छोटी की मात्रा, अब कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा। आगे उदाहरण है लघु प्लस उर्मी। ये जो आपको उदाहरण बताए जा रहे हैं अधिकांशतः परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछा भी जाता है। इसमें देखिए लघु में छोटा ऊ है और उर्मी में ये बड़ा ऊ है।
छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ ही बनेगा, क्या हो जाएगा, लघूर्मी। यहाँ पर घ पर छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा आ गई। आगे रीरी का एक उदाहरण ले लेते हैं। मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण। अब देखिए यहाँ पर रीरी है और ये भी रीरी है, ठीक। तो रीरी और रीरी मिला करके रीरी ही बनेगा, ये हो जाएगा मात्र ऋण। अगर इस तरह से परीक्षा में ऑप्शन दिया हो तो ये ठीक है, वैसे तो ये ठीक होता है। ये एक मात्रा और लगती है बड़ा रीरी की, जो कि संस्कृत में होता है। यदि इस तरह से बड़ा रीरी दिया हो तब वह ठीक होगा, अगर बड़ा रीरी ना दिया हो तो केवल ये ही ठीक होगा। ये हो गई दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान की बात करते हैं। इसमें देखिए कोई शब्द दिया है और उस शब्द में बीच में बड़ी मात्राएं हैं, जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और रीरी की मात्रा। ये 4 मात्राएं हैं किसी शब्द के बीच में, और इन मात्राओं से ठीक पहले कोई सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो। जैसे धनार्थी है, धनार्थी में आ की मात्रा है बीच में, उससे पहले क्या आया है, धन। धन का अर्थ होता है ना, सार्थक शब्द है। रवि, रवि में बड़ी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा से पहले रवि बनेगा, रवि अर्थात छोटी की मात्रा इससे निकल जाएगी, रवि बनेगा। भानुदय में भानु सार्थक शब्द है, गिरीश में गिरी सार्थक शब्द है। यानी कि इन मात्राओं से पहले बड़ी मात्रा हमें दिखाई देगी, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रीरी की मात्रा। इन मात्राओं से पहले कोई सार्थक शब्द होगा तब दीर्घ संधि होगी। ये दीर्घ संधि की पहचान है। यदि आपको ये संधि समझ में नहीं आई है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।